तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दशाश्वमेध घाट पहुंच गए हैं। उनका रोड शो का आखिरी पड़ाव दशाश्वमेध घाट था और इस वक्त उनके ललाट पर तिलक लगाया जा रहा है। सबसे पहले नरेंद्र मोदी को तिलक लगाया पंडितों ने और उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को और कुछ और जो योगी आदित्यनाथ को इस वक्त तिलक लगा रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को, जो वहां के पंडित हैं जिनको आरती करना है। और प्रधानमंत्री मोदी अब अपनी नियत सीट की तरफ आगे बढ़ते हुए वो आगे जाएंगे, लोगों का अभिवादन करेंगे। बिल्कुल खचाखच भरा है दशाश्वमेध घाट और उसके आसपास का इलाका। प्रधानमंत्री सबसे पहले वहां से निकलते हुए मंच की तरफ जाते हुए और लोगों का अभिवादन करते हुए झुक के वो लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। और आज जो हम सड़क चला रहे हैं, आज तो काशी की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अपना प्यार लुटा दिया, यही कहा जा सकता है। और प्रधानमंत्री झुककर सभी का अभिवादन कर रहे हैं। इतना प्यार अभिभूत दिखाई दे रहे हैं वो। और उनका कुर्ता आप देख सकते हैं, भगवा कलर का कुर्ता है और पसीना उसमें दिखाई दे रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं पसीने से भीगा हुआ है उनका कुर्ता, ऐसा फिलहाल लग रहा है। आप देख सकते हैं पसीने से भीगा हुआ है उनका कुर्ता, ऐसा फिलहाल लग रहा है तस्वीरों को देखने के बाद। और 40 डिग्री की गर्मी दिखाई दे रही है, महसूस की जा रही है बनारस के अंदर। और उसके दौरान लगभग 2.5 घंटे से अधिक का रोड शो करना और 5 कुर्सियां जो लगाई गई थी, हमने जैसा कहा था, अरविंद चतुर्वेदी ने हमें बताया था, योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और महेंद्र नाथ पांडे जो कि उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष है, वो 4 लोग इन कुर्सियों में दिखाई दे रहे हैं। और अब गंगा आरती होगी। एक बार फिर से चलने की कोशिश करते हैं हमारे सहयोगी अरविंद चतुर्वेदी के पास। क्या अरविंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं? अरविंद, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी दीपक जी, मैं आपकी आवाज सुन रहा हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ चुके हैं और उनके बगल में अमित शाह बैठे हैं और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र पांडे और योगी आदित्यनाथ, ये 4 लोग बैठे हैं जिनके लिए कुर्सियां लगाई गई हैं और आपस में बातचीत कर रहे हैं। आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने के साथ ही उन्होंने अमित शाह के साथ मशवरा किया और मशवरा करने के बाद उस मंच की तरफ बढ़ गए जहां पर उनके लिए कुर्सी लगाई थी। मां गंगा को प्रणाम किया, चारों तरफ घूम घूम के मां गंगा को चारों तरफ से प्रणाम किया और उसके बाद उन्होंने अपनी कुर्सी जमा ली है। अरविंद, महसूस कर सकता हूं मैं तो इस वक्त स्टूडियो में बैठा हुआ हूं, एसी में बैठा हुआ हूं, लेकिन महसूस कर सकता हूं कि आपकी क्या हालत हुई होगी और प्रधानमंत्री की क्या हालत हुई होगी 40 डिग्री सेंटीग्रेड की गर्मी के बाद। क्योंकि प्रधानमंत्री जैसे ही मंच पर पहुंचे, एसपीजी के व्यक्ति ने, जो प्रधानमंत्री का शेडो होता है, उन्होंने पानी की एक बोतल दी और प्रधानमंत्री ने फिर से पानी पिया। लगातार पानी पीते हुए वो आगे बढ़ रहे हैं। और जैसा कि उन्होंने कल कहा था कि मैं बहुत पानी पीता हूं, जो कई तरह के विकारों को दूर करता है, आज उसका जीता जागता उदाहरण हमें दिखाई दिया। दशाश्वमेध घाट, ये अरविंद आपसे जानना चाहता हूं, मेरी उत्सुकता है, ये किसने सजाया है? बीजेपी की तरफ से सजाया गया है, नगर निगम की तरफ से सजाया नहीं जा सकता क्योंकि आचार संहिता का मामला होगा। प्रधानमंत्री खुद बनारस से कैंडिडेट हैं, तो क्या अगर सजाया गया है तो ये प्रधानमंत्री के चुनाव खर्चे में जोड़ा जाएगा? और इस तरह का आयोजन, इस तरह की पूरी तैयारी और इस तरह का जो पूरा लगाया गया है डेकोरेशन, उसको देखने के बाद काफी तैयारी की गई होगी, काफी बारीकी से तैयारी की गई होगी, ये दिखाई देता है। तो इस पूरे इंतजाम को किसने मूर्त रूप दिया था? क्या सुनील बंसल थे या फिर किसी और व्यक्ति को यहाँ का इंचार्ज बनाया गया था? देखिए, मैं आपको बता दूं कि यहाँ का इंचार्ज नरसिम्हा दास, जो इस इलाके के पार्षद हैं, उनको बनाया गया था। और गंगा सेवा निधि, जो कि आरती यहाँ पर कराने का काम करती है, उसने इस पूरे घाट को सजाने का काम किया है। ये जो मंडप, मैंने सुबह तस्वीरें भेजी थी दीपक जी, आपको याद होगा, इस मंडप को खास तौर पे, विशेष तौर पे सजाया गया था। और मैं आपको बता दूं कि 3 तरह के फूलों का इस्तेमाल इस मंडप को बनाने में किया गया है, जिसमें बेला का जो फूल है, जो रात में अपनी खुशबू को बिखेरता है, उसको सबसे नीचे लगाया गया है। उसके ऊपर रजनीगंधा को लगाया गया है और बीच बीच में गुलाब के फूल को लगाया गया है। तो ये बेहद शानदार तस्वीरें जो है हम दशाश्वमेध घाट से दर्शकों को दीपक जी दिखा रहे हैं। और प्रधानमंत्री लगातार गर्मी से बचने की कोशिश कर रहे हैं। एक तौलिया उनको दिया गया है, उस तौलिया से वो पसीना पोंछ रहे हैं और लगातार पानी जो है, पानी पीने का भी काम कर रहे हैं। उनकी थाली, जो पूजा की थाली है, उसको सजाने का काम चल रहा है दीपक जी। और उसके बाद प्रधानमंत्री जो है वो गंगा की पूजा करेंगे, उनको मां गंगा का पूजा कराया जाएगा
और इसकी तैयारियां आप यहाँ पे चल रही हैं। अरविंद, थोड़ी मैं देर में आपको एक मिनट के लिए रोकूंगा। अभी अभी हमें टेलीविजन स्क्रीन पर जिन दृश्यों को आप डिस्क्राइब कर रहे थे वो तस्वीर आई थी, एक कैमरे ने उसको काटी थी, जिसमें मैं भी चौकीदार लिखा हुआ दिखाई दे रहा था और दोनों तरफ कमल के फूल जो कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह है वो बना हुआ था। तो किस तरह से लोगों तक पहुंचना है, किस तरह से लोगों के दिमाग तक पहुंचना है, उनके जहन तक घर करना है, उस तरह से बड़े केयरफुली इस पूरे प्रोग्राम को बनाया गया है, इस पूरे प्रोग्राम को तैयार किया गया है और उसी तरह की सजावट, उसी तरह का डेकोरेशन हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मनीष भाई, ये जानना चाहूंगा और अरविंद आपसे भी ये सवाल लूंगा, क्योंकि प्रधानमंत्री पर आपने एक पुस्तक लिखी है, उसमें कई सारे ऐसे पहलुओं का उल्लेख किया गया है जो बहुत ही कम लोगों को पता है। लेकिन मनीष भाई, अमित शाह हमने 2013 से देखा कि प्रधानमंत्री के लेफ्टिनेंट के तौर पर, सेनापति के तौर पर, लेकिन इन चुनाव में गांधीनगर से उनको लड़वा के और जिस तरह के से उनका नामांकन कराया गया, तमाम लोगों को बुलाकर, तमाम घटक दलों के नेताओं को बुलाकर, बड़े बड़े मंत्रियों को बुलाकर प्रधानमंत्री ने अपना सक्सेशन, अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है, ये कहा जाए 2019 के चुनाव में अमित शाह के रूप में। मेरे ख्याल से दीपक भाई, जब दोपहर में आप और मैं और आंचल हमारी सहयोगी साथी लोकतंत्र जिंदाबाद की बात हो रही थी, तो बीजेपी में आज के जो मौजूदा हाल हैं वो ऐसे हैं कि होइए वही जो शाह मोदी रचि राखा। तो आप ये मान के चलिए कि बीजेपी के सारे फैसले, अगर मोदी किसी पे विश्वास कर रहे हैं, एक अध्यक्ष के रूप में संगठन वो चला रहे हैं, तो उनको सामने रखकर, उनको आप ये समझिए कि उनको प्रतिनिधित्व देकर और उनकी मौजूदगी का एहसास कराकर कि आप जो कर रहे हैं उसमें मेरा पूरा समर्थन है, ये साफ दिखाई देता है। लेकिन जहां तक बात की जाए सक्सेसर की, मुझे ऐसा लगता है कि ये पद तो बदलता रहेगा। अब हो सकता है वहां से वो गांधीनगर से जीत कर आएंगे तो मंत्रिमंडल में उनके सहयोगी हो जाएंगे, उनके लेफ्टिनेंट भले ही हैं, लेकिन संगठन के पद के तौर पर ये देखने वाली बात होगी कि जब नतीजे आ जाएंगे उसके बाद क्या अमित शाह अध्यक्ष के रूप में रहेंगे, जो कि पार्टी में जो इनका संविधान है उसके बतौर ये दो पद एक साथ नहीं रख पाएंगे बहुत लंबे समय तक। तो आप इन सारी बातों के मद्देनजर सक्सेसर किस रूप में आप मुझसे पूछ रहे हैं, ये मैं अभी साफ कर पाना मुझे मुश्किल दिखाई दे। नहीं, मेरा बड़ा सीधा सवाल है, क्या मोदी के बाद अमित शाह, जिस तरह से उनको जिम्मेदारी दी गई है, जिस तरह से उनको प्रोजेक्ट किया गया है, जिस तरह से उनको आगे बढ़ाया गया है, जिस तरह से उनका नॉमिनेशन फाइल कराया गया है, जिस तरह से उनको गांधीनगर की सीट दी गई है, तो मोदी युग के बाद शाह युग क्या ये शुरू होने वाला है? दीपक भाई, इससे मैं इनकार करूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये फैसला संघ करेगा कि मोदी के बाद कौन। और 24 तक तो मोदी, अगर ये जीतते हैं, सरकार इनकी बनती है, तो मुझे नहीं लगता 2024 तक, जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है तब तक कोई और इनका सक्सेसर बनेगा। लेकिन मोदी के बाद कौन होगा ये मुझे साफ तौर पर दिखाई देता है कि ये संघ फैसला। सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी अरविंद चतुर्वेदी के पास। अरविंद, तस्वीरों में हम देख सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह दोनों एक दूसरे के बगल में बैठे हुए हैं। आरती की शुरुआत हो चुकी है। आप सबसे पहले वहां के जो दृश्य हैं उनको डिस्क्राइब करिए, इस वक्त क्या चल रहा है? प्रधानमंत्री ताली बजा रहे हैं, उनके मुख से हमने देखा वो धीरे धीरे कुछ श्लोक कह रहे थे, शायद गंगा की स्तुति कर रहे हो या भगवान की स्तुति कर रहे हो या भोले शंकर की स्तुति कर रहे हो। आपको इस वक्त वहां के दृश्यों में क्या दिखाई दे रहा है? एक बार फिर से डिस्क्राइब करिए कि दशाश्वमेध घाट की छटा इस वक्त कैसी है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस भजन को सुन के जो चल रहा है यहाँ पे, उसको सुन के ताली बजा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ अपने हाथ को बांधे हुए, हाथ को जोड़े हुए खड़े हैं। अमित शाह को आप देख रहे हैं कि वो दोनों हाथों को आपस में मिलाए हुए हैं। और महेंद्र पांडे जो मोबाइल से तस्वीरें खींच रहे हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने मोबाइल से तस्वीरों को कैद किया, क्योंकि दीपक जी ये ऐतिहासिक क्षण है, ऐतिहासिक दिन है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि यहाँ से जो भी संदेश जाएगा वो पूर्वांचल के लिए बहुत मायने रखेगा। पूर्वांचल में बहुत सारी सीटें हैं और मैं आपको बता दूं, जिन सीटों पे भारतीय जनता पार्टी हारी थी उपचुनाव में, गोरखपुर और फूलपुर, वो सीटें भी इसमें शामिल हैं। और ऐसे में यहाँ से जो संदेश जाएगा वो बहुत मायने रखता है, बहुत महत्वपूर्ण है। और शायद यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आराम से जातिगत समीकरण को साधते हुए यहाँ से रोड शो किया। और मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि कल का पूरा दिन
लगातार तमाम टेलीविजन चैनल, किसी भी तरह का टेलीविजन चैनल हो, सब अक्षय कुमार और प्रधानमंत्री का इंटरव्यू दिखा रहे थे। प्रधानमंत्री उसके थ्रू दिन भर कम्युनिकेट करते रहे अपने अनछुए पहलुओं को। आज का पूरा प्राइम टाइम फिर से प्रधानमंत्री को समर्पित है। पूरा देश लगातार काशी की इन तस्वीरों को देख रहा होगा कि प्रधानमंत्री का किस तरीके से काशी की गलियों में, काशी की सड़कों में, काशी के चौक चौराहों में स्वागत हुआ और किस तरह से एक शानदार रोड शो प्रधानमंत्री ने किया और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने बड़े केयरफुली उसको प्लान किया था। तो कम्युनिकेशन किसी भी वक्त, किसी भी समय भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इन चुनावों में अरविंद रुक नहीं रहा है। मैं दीपक जी आपके ट्वीट को भी मैंने देखा था कि किस तरीके से प्रधानमंत्री को पता है कि मीडिया को कैसे हमें हैंडल करना है। वो ट्वीट आपने जब किया था तो मुझे ये समझ में आ गया था कि प्रधानमंत्री ने किस तरीके से रणनीति बनाई थी अपनी इन 3 दिनों के लिए कि कैसे टेलीविजन में पूरी तरीके से कोई भी अगर छाया है तो वो हमारे देश के प्रधानमंत्री छाए हुए हैं। उन्होंने जिस तरीके का इंटरव्यू दिया था वो सारी बातें वैसे मैंने पुस्तक में कोट की है, लेकिन किस तरीके से उन्होंने कहानियां सुनाई अगर आप देखिए अक्षय कुमार को, और बड़े आराम से एक एक बात उन्होंने बताया अपने पुराने दिनों को याद करते हुए। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। प्रधानमंत्री देखिए अपने मन में कुछ पढ़ भी रहे हैं, अगर उनके लिप्स को देखें, जो यहाँ पे भजन जो आरती की जा रही है उसको भी दीपक जी पढ़ने का काम कर रहे हैं। मैं एक बार बता दूं कि मैं सीधी तस्वीरें अरविंद देख रहा हूँ, आप बड़े दूर खड़े होंगे, मैं यहाँ से बड़े क्लोजअप के साथ सीधी तस्वीरें देख रहा हूँ। शायद प्रधानमंत्री उस भजन को गुनगुना रहे थे जो गाया जा रहा था। इस वक्त भजन खत्म हुआ है, उन्होंने श्रद्धा में अपने हाथ जोड़े, हाथ जोड़ के अभिवादन किया और उसके बाद अपने दोनों हाथों को फोल्ड करके वो बैठ गए हैं। प्रधानमंत्री का कुर्ता जो भगवा कलर का है, भगवा कलर का है, पूरी तरह से पसीने में गीला है, यानी 40 डिग्री सेंटीग्रेड की जिस गर्मी की बात अरविंद हम कर रहे थे, प्रधानमंत्री ने उसको महसूस किया और उसी के चलते वो लगातार पूरे रास्ते भर पानी लेकर पी रहे थे। जब वो यहाँ पहुंचे तब भी पानी लेकर वो पी रहे थे। अभी भी वो अपने मन ही मन कुछ बुदबुदा रहे हैं। कोई शिव के वो उपासक हैं और मेरे ख्याल से वो शिव स्तुति या कोई श्लोक या कोई भजन इस वक्त अपने दिल से गाने की कोशिश कर रहे हैं और ये तस्वीरों में हमको दिखाई दे रहा है। अरविंद, प्रधानमंत्री का जो धार्मिक रुझान है वो किन चीजों की तरफ है? कौन कौन सी पूजाएं वो लगातार करते रहते हैं? हिमालय भी वो गए थे, एक जमाना वो भी था। आपने जब उनके बारे में इतना संग्रह किया, आपने जो पुस्तक लिखी, आपके पास क्या क्या निकल कर आया? और यही सवाल उसके बाद में मनीष भाई से पूछूंगा। अरविंद, सबसे पहले आप बताइए। देखिए, मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री हिमालय गए थे और हिमालय में बहुत दिनों तक उन्होंने अपनी साधना की। उसके अलावा मानसरोवर की यात्रा प्रधानमंत्री ने किया और मानसरोवर में उनको जाके वहां पर तप करने में बहुत आनंद आता है। और मैं आपको बता दूं कि अकेले रहने में प्रधानमंत्री को बड़ा आनंद आता है। और उसमें एक बात मैं ऐड करना चाहता हूं कि शक्ति की उपासना करना प्रधानमंत्री को बेहद भाता है, क्योंकि 9 दिन का वो व्रत रहते हैं। उस दौरान उनकी कोशिश होती है कि वो ज्यादातर नींबू पानी पे रहे। तो ये सारी चीजें हमने दीपक जी बड़ा नजदीक से देखा है। बहुत सारे इनके दोस्त हमें मिले जब मैं यात्रा पे था, जब मैं इस किताब पे काम कर रहा था, तो उन्होंने बड़े विस्तार से जब कुछ भी नहीं थे प्रधानमंत्री, उस दौरान भी इनकी उपासना को लेके, पूजा को लेके जो है बहुत जबरदस्त रुझान था, बहुत जबरदस्त रुचि थी और बड़े मन से उसको करते थे। आप देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री लीन हो गए हैं इस भजन को सुन के और पूरी तरीके से जोर से ताली बजा रहे हैं और उनके साथ साथ सभी लोगों ने ताली बजाने का काम जो है वो शुरू कर दिया है। आप देखिए महेंद्र नाथ पांडे, अमित शाह भी ताली बजा रहे हैं और नरेंद्र मोदी भी ताली बजा रहे हैं। तो ये अपने आप में ये बताता है कि जब प्रधानमंत्री कोई काम करते हैं तो कैसे बाकी लोगों को शामिल कर लेते हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और दीपक जी, एक विशेषता मैं आपको और बताता हूं प्रधानमंत्री के बारे में, चूंकि आपने भी बड़ा नजदीक से कवर किया है उसको, प्रधानमंत्री को कवर किया है। जब भूकंप आया था उस दौरान आपने उनको बहुत नजदीक से देखा था। जब वो मुख्यमंत्री बने थे तब आपने उनको देखा था और भी आपका बहुत लंबा रिश्ता उनके साथ रहा है। प्रधानमंत्री के बारे में ये कहा जाता है कि जब वो विपरीत परिस्थितियों में रहते हैं, जब वो समस्या में रहते हैं और उससे जब वो निकल के आते हैं तो जबरदस्त उनकी ताकत में इतना इजाफा हो जाता है कि जो भी वो लक्ष्य चाहते हैं उसको पूरा कर लेते हैं। ये उनकी बहुत बड़ी विशेषता है।
और कई मौकों पे कई सारे उदाहरण मैं आपको बता सकता हूं। जिस समय 1991 में इनको पार्टी से पूरी तरीके से हाशिए पे ला दिया गया था, सारे पदों से हटा दिया गया था और उनको एक मौका मिला जब लालकृष्ण आडवाणी ने उनको दिल्ली बुलाया और उनको राष्ट्रीय सचिव बनाया। उसके बाद कैसे उन्होंने काम करके अपने आप को राष्ट्रीय महासचिव बनवाया, साथ में राष्ट्रीय महासचिव संगठन बनाया और किस तरीके से हरियाणा में उन्होंने गठबंधन किया, हिमाचल में उन्होंने सरकार बनवाई। तो ये सारी खासियत है प्रधानमंत्री की, ये सारी खूबी है कि विपरीत परिस्थितियों में पूरी ताकत जुटा के वो प्रहार करते हैं और अपने लक्ष्य को हर हाल में पाते हैं। और अरविंद, मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि किस तरह से सिंबोलिज्म पॉलिटिक्स में बहुत महत्व करता है। एक सांकेतिक रूप से आप जो बातें कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, जनता तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, वो कितना महत्व रखता है। बनारस जैसी कॉन्स्टिट्यूएंसी को उन्होंने चुना, वो चाहते तो कहीं से भी देश भर में चुनाव लड़ सकते थे, गुजरात रह सकते थे, लेकिन बनारस जिसको धार्मिक और सांस्कृतिक राजनीति कहा जाता है, जिसका एक विशेष धार्मिक महत्व है, जिसे शिव की नगरी कहा जाता है, जहाँ पर काशी विश्वनाथ विराजते हैं, उसको प्रधानमंत्री ने चुना। और आज अपने इस रोड शो के दौरान उन्होंने ये जताने की कोशिश की कि किस तरह से उनका पब्लिक से लगाव है, किस तरह से उनका बनारस के लोगों से लगाव है, किस तरह से उनका बीजेपी के कार्यकर्ताओं से लगाव है और किस तरह से उनका मां गंगा और भगवान के साथ लगाव है। अगर आप जो तस्वीरें उनकी देख रहे हैं अरविंद, उनके इन पोस्टर से, उनकी इन भाव भंगिमाओं से आप समझने की कोशिश कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री किस तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हैं। इस वक्त वो लगातार तालियां बजा रहे हैं, भजन की धुन में रमे हुए हैं और ये जताने की कोशिश कर रहे हैं या ये जता रहे हैं कि किस तरीके से वो इस वक्त लीन हो गए हैं मां गंगा की आराधना में। और पिछली बार भी उन्होंने कहा था कि मां गंगा ने मुझे बुलाया है, इसीलिए मैं आया हूँ। दीपक जी, मैं आपको एक बहुत दिलचस्प किस्सा मैं सुनाना आपको चाहता हूं। 1 मिनट के लिए रोकूंगा। दीपक जी, मैं आपको एक बहुत दिलचस्प किस्सा मैं सुनाना आपको चाहता 1 मिनट के लिए रोकूंगा क्योंकि घड़ी में 8 बज चुके हैं, मुझे हेडलाइन लेना है, मैं तुरंत आपके पास आऊंगा, कोई ब्रेक नहीं लेंगे हम, लगातार हमारा ये कवरेज जारी है, लेकिन फिलहाल ले लेते हैं हेडलाइंस। तो 7 किलोमीटर लंबा रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खत्म हो चुका है। लंका गेट से ये रोड शो शुरू हुआ था और दशाश्वमेध घाट पर संपन्न हुआ है। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगा आरती में शामिल हो रहे हैं। उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और यूपी बीजेपी के अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे मंच पर मौजूद हैं। दशाश्वमेध घाट को दुल्हन की तरह सजाया गया है, चारों तरफ लाइटिंग की गई है, दिए लगाए गए हैं, सामने की तरफ मोदी का एक आदम का कटआउट है, कमल के फूल बनाए गए हैं चारों तरफ और साथ ही साथ वहां पर भारतीय जनता पार्टी का जो सबसे बड़ा कैंपेन स्लोगन था, मैं भी चौकीदार, वो भी लिखा हुआ है। और इसके अलावा उसके अगल बगल में 2 कमल के फूल हमको दिखाई दे रहे हैं। एक कमल का फूल बीचों बीच है, कुछ स्टीमर्स चल रहे हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी के समर्थक बैठे हुए हैं। बहुत ही खूबसूरती से इस दशाश्वमेध घाट को तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री ने लगभग 5:20 पर अपना रोड शो शुरू किया था और उसके बाद लगभग 7:45 के आसपास वो यहाँ पर दशाश्वमेध घाट पर पहुंचे हैं। लंबा रोड शो हुआ और चारों तरफ बनारस में जहां देखा वहां पर लोग ही लोग नजर आ रहे थे। लगभग 5 लाख लोग बाहर से, बनारस के बाहर से पहुंचे थे और पूरा बनारस सड़कों पर था, घरों में अपनी छतों पर था, खिड़की पर था, दरवाजे पर था और बेसब्री से इंतजार कर रहा था अपने सांसद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जो एक बार फिर से चुने जाने के लिए कल अपना नामांकन भरेंगे। 2014 में भी प्रधानमंत्री मोदी ने रोड शो किया था, तब वो बनारस से कैंडिडेट थे और संसद चुनकर जाना चाहते थे, प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे। 2014 में बनारस की जनता ने उनको सांसद बनाया और उसके बाद वो देश के प्रधानमंत्री बने और 5 साल के कार्यकाल के बाद एक बार फिर से चुन के आने के लिए 2 जगह से नहीं, वो सिर्फ एक जगह से लड़ रहे हैं, बनारस से ही चुनाव लड़ रहे हैं। और बनारस के बारे में हमने आपको बताया कि ये देश की धार्मिक और सांस्कृतिक राजधानी है। एक बार फिर से हम चलते हैं हमारे सहयोगी अरविंद चतुर्वेदी के पास। अरविंद, हम बात कर रहे थे कि राजनीति में सिंबोलिज्म का यानी संकेतों का कितना महत्व होता है। हर संकेत इस वक्त परफेक्ट है, हर चीज जो जताई जा रही है वो परफेक्ट है, चारों तरफ सजावट है, एक धार्मिक माहौल है। भारतीय जनता पार्टी को वैसे भी माना जाता है कि एक हिंदुत्व की आइडियोलॉजी पर चलने वाली पार्टी है।
हिंदुओं को साथ लेकर चलने वाली पार्टी। अगर भारतीय जनता पार्टी के बारे में जो विदेशी मीडिया लिखता है उसके बारे में बात करी जाए तो उनको राइट विंग पॉलिटिकल पार्टी लिखा जाता है, हिंदू आइडियोलॉजी कनेक्टेड पॉलिटिकल पार्टी लिखा जाता है। मैं आपसे जानना चाहता हूं आज का सिंबोलिज्म जो भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ तैयार किया, इसका कितना दूर तक असर आपको 19 मई तक दिखाई देगा और 23 मई को परिणामों में परिवर्तित होगा? अरविंद, आपको क्या लगता है? दीपक जी, देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो संदेश प्रधानमंत्री यहां से देना चाहते थे वो संदेश देने में वो कामयाब रहे। वो संदेश ये है कि हमने विकास का काम किया है, डंके की चोट पे किया है और सभी के सभी लोग हमारे साथ हैं। यहाँ पर गठबंधन के बहुत सारे दूसरे नेता तो नहीं आए, लेकिन कल जब प्रधानमंत्री अपना नॉमिनेशन करने जाएंगे तो वहां पे आपको गठबंधन के लोग दिखाई देंगे, क्योंकि जब गठबंधन के लोग वहां आएंगे, क्योंकि आपको याद होगा दीपक जी, उद्धव ठाकरे सामना में लगातार लेख लिख रहे थे, प्रधानमंत्री की आलोचना कर रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री ने जब उनका हाथ थामा तो उन्होंने किस तरीके से बड़ा जो है जिगर दिखाया, बड़ा दिल दिखाया और गठबंधन भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का हो गया। मैं आपको एक बहुत दिलचस्प उदाहरण बताता हूं। जिस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस से चुनाव लड़ना चाहते थे तो ये हुआ कि अप्रूवर जो है वो हमें गिरधर मालवीय को बनाना है। गिरधर मालवीय जो कि माफ कीजिएगा, महामना मदन मोहन मालवीय के प्रपौत्र हैं, तो उनके पास एक दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने फोन किया। उस समय उनके आंख का ऑपरेशन हुआ था और उन्होंने, अमित शाह ने कहा कि आपसे मुख्यमंत्री जी बात करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री उस समय नरेंद्र मोदी गुजरात के थे। उन्होंने गिरधर मालवीय से हालचाल लिया, उनका कुशल क्षेम पूछा और उनके ऑपरेशन की हालत के बारे में जानकारी ली। आपको बता दूं कि उसका परिणाम ये हुआ कि गिरधर मालवीय उनके अप्रूवर बने। उन्होंने उनके साथ नामांकन में दस्तखत किया। तो ये है प्रधानमंत्री मोदी की काबिलियत और इसमें भूमिका सबसे अहम निभाई अमित शाह ने। तो दीपक जी, ये जो जोड़ी है अपने आप में अनोखी है अभी तक की राजनीति में, क्योंकि ऐसी जोड़ी अगर आप देखिए पुराने समय में अगर कांग्रेस के भी बहुत सारे नेता थे, इंदिरा जी के साथ बहुत सारे दूसरे लोग थे, वीपी सिंह के साथ भी लोग रहे होंगे, लेकिन लंबी अगर पारी आपको खेलनी है तो ऐसे विश्वस्त आपके साथ होने चाहिए कि आप जो सोचते हो उसको वो धरती पे उतारने का काम करे, उसको जो है सच्चाई में बदलने का काम करे। और ये शायद अमित शाह करने में अभी तक तो कामयाब रहे, क्योंकि आपने देखा होगा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई जगहों पे ये तारीफ की और कहा कि जितना मुझे मीडिया दिखाता है, अगर उस क्रम में अमित जी को भी दिखाए तो मैं समझता हूं कि वो मुझसे भी अरविंद, मैं आपको 1 मिनट के लिए रोकूंगा, क्योंकि इस वक्त प्रधानमंत्री हाथ जोड़ के नमन कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ भी हाथ जोड़कर नमन कर रहे हैं और एक बार दिखाते हैं कि किस तरह से वहां पर इस पर शंख सुनाई दे रहे हैं, घंटियां सुनाई दे रही है। एक बार फिर से आवाज सुनवाते हैं कि दशाश्वमेध घाट पर इस वक्त क्या एम्बियंस है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उठते हुए इसके बाद वो सीधे होटल डी पेरिस जाएंगे, जहां पर बनारस के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं उनसे वो मुलाकात करेंगे। मनीष भाई, क्या लगा इन तस्वीरों को देखकर, प्रधानमंत्री मोदी को देखकर? प्रधानमंत्री मोदी का जो रोड शो था आज, इसने एक बार फिर से ये कम्युनिकेट करा दिया कि कम्युनिकेशन के सबसे बड़े मास्टर नरेंद्र मोदी हैं। दीपक भाई, अपन चर्चा में इस बात पे चर्चा तो कर ही रहे थे कि पॉलिटिक्स के शोमैन अगर कोई है, लगभग मैं भी 3 दशक के आसपास पहुंच रहा हूं और मैंने नहीं देखा कि कोई इतना बड़ा शोमैन हो सकता है कि वो किसी भी मौके को किस तरह से एक इवेंट का स्वरूप देकर कितना बड़ा बनाते। अब आप देखिए, मुझे लगता है कि जो तस्वीरें बता रही हैं, गंगा मैया की आरती शायद करें प्रधानमंत्री, उनसे एक पूजा अर्चना की बात सामने आ रही थी। और दीपक भाई, उनके कुर्ते को लेकर जो आप कह रहे थे, कच कच पसीने से गीला, तो मुझे इसमें याद आता है कि कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, खून पसीना बहाना पड़ता है। और आप देखिए कि ये उसी का नजारा है। और जैसा मैं अभी आपसे जिक्र कर रहा था कि प्रधानमंत्री खुद जाकर गंगा मैया की पूजा करेंगे और वो वहां उस ओर अग्रसर दिखाई दे रहे हैं। मंच पर जब वो बैठे थे तल्लीन दिखाई दिए, तल्लीन के साथ साथ उन्होंने ताली बजाई और ताली के साथ चुटकी। और आप ये समझिए कि वो पूरे तौर पर उस आरती में इतने ज्यादा खुद को उन्होंने झोंक दिया था कि वो उसी माहौल में, उसी आभा मंडल में थे। क्योंकि आरती का जो विहंगम दृश्य हम लोग भी यहाँ बैठकर देख रहे थे, मुझे ऐसा लगता है कि उसमें कोई भी भाव विभोर हो जाए। और उसी के तहत प्रधानमंत्री, ये आपने बीच में अरविंद से एक सवाल किया था कि प्रधानमंत्री पूजा पाठ में विश्वास रखते हैं, किस किस की पूजा करते हैं, तो जो मेरी जानकारी है, प्रधानमंत्री आदि और शक्ति दोनों के उपासक हैं। जब चैत्र के नवरात्र आते हैं, जब आप शारदीय नवरात्र आते हैं, तो वो उपास रहते हैं 9 दिन, केवल पानी पे रहते हैं। और शिव की भक्ति उन्होंने हमेशा, जब जब चाहे वो उज्जैन की बात हो, उज्जैन कुंभ में जब वो आए थे तो बाबा महाकाल की उन्होंने आरती की थी। काशी विश्वनाथ उनका अपना क्षेत्र है और वो काशी विश्वनाथ जहां से भगवान शिव का डंका तो है ही है, वहां से उनका आशीर्वाद प्राप्त कर जो उन्होंने देश और दुनिया में डंका बजाया है। मुझे ऐसा लगता है दीपक भाई कि प्रधानमंत्री, ये देखिए तस्वीरों में अब मां गंगा की पूजा करते हुए दिखाई दे रहे हैं प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री के साथ पीछे अमित शाह खड़े हुए हैं। तमाम जो पंडित हैं वो वहां पर मौजूद हैं। इस वक्त मां गंगा की आरती हो चुकी है और प्रधानमंत्री अब मां गंगा की पूजा करेंगे। जो वहां की परंपरा है, वहां के रिचुअल्स है, उसके हिसाब से प्रधानमंत्री इस वक्त घाट पे खड़े हुए हैं। जो लेफ्ट की तरफ तस्वीरों में आपको योगी आदित्यनाथ, जो कि मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, वो दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने गंगा जल से आचमन किया और आचमन करने के बाद अब देखिए ये तस्वीरें देख सकते हैं, प्रधानमंत्री ने को गंगा जल दिया गया, उन्होंने गंगा जल पिया और उसके बाद अब वो पूजा की तरफ आगे बढ़ते हुए। दीपक भाई, ये संकेत है गंगा साफ हो गई है, प्रधानमंत्री भी गंगा का आचमन कर रहे हैं। और आप इसके साथ साथ देखिए कि विधि विधान में वो पूजा करने में काफी विश्वास भी रखते हैं। दीपक भाई, जिस घाट पर प्रधानमंत्री खड़े हैं, माँ गंगा सामने है, अब ये कहा जाए कि गंगा की गोद में प्रधानमंत्री दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल गंगा की गोद में दिखाई दे रहे हैं। और 2014 में जब वो आए थे तब उन्होंने साफ कहा था कि मैं यहाँ आया नहीं हूँ, मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। अब आप 2 तस्वीरें देख सकते हैं, एक तरफ अमित शाह हाथ जोड़ के खड़े हुए हैं, दूसरी तरफ ध्यान लगाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ कहते हुए, कुछ स्तुति करते हुए। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, एक्सट्रीम क्लोजअप प्रधानमंत्री का दिखाई दे रहा है
और उन्होंने गंगा की अर्चना की, गंगा का अभिवादन किया, माँ गंगा की पूजा की और उसके बाद वो मंत्रोच्चार कर रहे हैं। दीपक भाई, एक और चीज है, आप देखिए, माँ गंगा ने बुलाया है 2014 में कहा, अभी गंगा की गोद में वो है, कहीं ऐसा तो नहीं गंगा की सौगंध भी ले गए होंगे? गंगा की सौगंध ले चुके हैं, क्योंकि अगर गंगा की सौगंध नहीं लिए होते तो मेरे ख्याल से जो काम एक के बाद एक वो कर रहे थे, मेरे ख्याल से ये प्रेरणा भारत की पुरातन परंपराओं से ही आपको मिलती है कि आपको जो नई चीजें करना है उसकी प्रेरणा, जिंदगी में आगे बढ़ने की प्रेरणा, जिंदगी में नए संकल्प लेने की प्रेरणा। मुझे लगता है कि जिस गंगा की सौगंध की हम बात करते हैं वो सौगंध कहीं ना कहीं ये है कि आप अपने गंतव्य की तरफ लगातार आगे बढ़ते रहें। जब आप माँ की सौगंध खाते हैं या माँ गंगा की सौगंध खाते हैं तो उसके पीछे यही निहितार्थ रहता है कि आप अपनी जर्नी की तरफ, आप अपनी जर्नी में और आगे बढ़ते रहें और आगे अग्रसर हो। आप देख सकते हैं पूजा का दृश्य आपको दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और साइड में खड़े हुए हैं महेंद्र नाथ पांडे और योगी आदित्यनाथ, दोनों आपको साइड में खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। वो भी माँ गंगा की पूजा अर्चना इस वक्त कर रहे हैं। ब्रह्मणो अहमि द्वितीये परार्धे विष्णुपदे श्रीश्वेतो वाराह कल्पे वैवतो स्वतो मनवन्तरे अष्टाविंशति तमे युगे कलियुगे कलुत्तम चरणे जम्बूद्वीपे भूलोके भारतवर्षे भरतखंडे आर्या वर्तैको देशो अंतर्गतो अविमुक्तो वाराणसी क्षेत्रे आनंदवने महाश्मशाने गौरीमुखे त्रिकंठको विराजिते भागीरथ्याः पश्चिमे भागे विक्रमसके बौद्धावतारे अस्मिन् वर्षे परिभावी नामके संवत्सरे श्रीसूर्ये उत्तरायणे उत्तरगोलः वसंत ऋतु मासानां मासोत्तमे मासे वैशाख मासे शुभे कृष्णपक्षे अद्य षष्ठ्यां परतः सप्तम्यां युग्म उभौ गुरुवासरे रुद्रः
धर्माहं मम सर्वेषां जनानां कल्याणार्थं सर्वत्र यशो विजय कीर्ति लाभार्थं भारत देशस्य सर्व समुन्नत्यै उत्तरोत्तर अभिवृद्धये च काश्यां मा भागीरथी गंगा तेभ्यः पूजनं करिष्ये। पुनः ते जलमानाय तत्र आदौ निर्विघ्नता सिद्ध्यर्थं गणेशो अम्बिकयोः स्मरणं करिष्ये। ॐ गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे धियानां त्वा गणपतिगुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे ततो मया निर्वहवा त्वमया निर्वधम्म अम्बे अम्बिकेन धिकेन मानयति जन गणतिर्वकः सुभद्रिकान् रामे समर्पयामि। पुनः ते पुष्पादाय भगवती मां गंगा देव्याः स्मरणम् ॐ गंगा तरङ्गरमणीयजटाचरातं गौरे निरन्तर विभूषिता महागं नारायणप्रियवरं रमणापहारं वाराणसी गुणपतिं भज विश्वनाथं भगवती भागीरथी गंगा देव्यै नमः। ज्ञानार्थे यातनार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। देवस्त्रमाधवितुः रथमेतेनोर्बाहुभ्यां पूर्णो ब्राह्मा गंगादेव्यै नमः। एतानि पाद्यानि पुरात्मनीयानि समर्पयामि। स्नानि अम्बरं समर्पयामि। पायाः भेदिन्यान्धाय ओ हरे सुखायो तारिके वायो नाहाय स्वाति राधिकाः सोमयं माम भागीरथी गंगा देव्यै नमः। स्नानं समर्पयामि। स्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। शुद्धोदकस्नानान्ते आत्मनीयं जलं समर्पयामि। आपो हितामयो भूतान ऊर्जे भागीरथी मां गंगा देव्यै नमः। तो घाट से आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त गंगा पूजन कर रहे हैं। इन्हीं तस्वीरों पर आपको फिर वापस ले आएंगे, लेकिन उससे तो एक बार फिर से चलते हैं दशाश्वमेध घाट, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह इस वक्त गंगा पूजन कर रहे हैं। हस्ते पुष्पाणि ओम यज्ञेन यज्ञमयनन्तरेवानि धर्माणि ब्रह्माण्यासन्ना येह नागं महिमानः भजन्ते पूर्वे भात्याः सन्देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रदयिताहिने नमो वयं वै रमणाय कुर्महे तवे कामान् कामकामान् मह्यां कामेश्वरो वै रमणो ददातु। प्रियाय वै रमणाय महाराजाय नमः। ओम हस्ते साम्राज्यं भौर्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेयं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायै यातो सार्वभौमः सार्वायुषः आन्तादात् परार्धातो
वाराणेन रमणाजनाथं देवेश्वरनाथं शरणं प्रपद्ये गंगा गंगेति योगिनानां प्रवर्तते उच्चते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं प्रगच्छति भगवती सीमा भागीरथी देव्यै नमः पंचमुत्पादकं समर्पयामि ज्ञानिकानि स्वाभावी जनानि सर्वाणि हरे हरे राम प्रिय सर्वहितार्थाय जगदाधारे तवे राष्ट्रांगोयं प्रणामन्ते धर्मे दयाग्रहः विनिपाते वादः पूजन के बाद तो गंगा पूजन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापस जाते हुए, मनीष भाई आपने देखा जब हम प्रधानमंत्री के चेहरे को देख रहे थे, जो भी मंत्रोच्चार हो रहे थे मेरे ख्याल से उनको याद थे और उसके साथ मंत्रोच्चार के साथ साथ उन्हीं शब्दों का, उन्हीं श्लोकों का उच्चारण वो लगातार कर रहे थे। जी लगातार दीपक भाई जब मंच पर बैठे थे तब भी वो ताली जरूर बजा रहे थे, लेकिन कुछ न कुछ उसी बात को दोहरा रहे थे जो वहां पर गाया जा रहा था, जो स्तुति की जा रही थी। तो मुझे ऐसा लगता है प्रधानमंत्री ठीक वही मंत्र जैसे आखिरी में महादेवाय रुद्राय जो मंत्र था वो बाकायदा उन्होंने बोलते हुए उसको खत्म किया और उसके साथ साथ पूरे विधि विधान में आप देखिए कि कितनी रुचि से वो उसमें हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने जिस तरह से संकल्प लिया, जैसे किसी भी बड़ी पूजा के लिए एक संकल्प पंडित दिलवाते हैं, उस संकल्प में भी वो सारी बातें जैसा पंडित कह रहे थे, पुजारी कह रहे थे, वैसा करते दिखाई दिए। फिर जो कर्पूर गौरम जो होता है दीपक भाई, जो मैंने देखा जिस तरह से कर्पूर गौरम में वो पूरा आरती को लेकर जिस तरह से गंगा मैया को वो आरती दिखा रहे थे, ये मुझे लगता है कि जो पूजा के विधि विधान को जानता है ये वही व्यक्ति कर सकता है। ठीक है मनीष भाई, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद हम वापस लौटेंगे इन्हीं तस्वीरों के साथ। प्रधानमंत्री का मेगा रोड शो समाप्त हो चुका है। इसके बाद प्रधानमंत्री होटल डी पेरिस जाएंगे, वहां पर बनारस के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं उनसे बात करेंगे और उन लोगों से, एक मिनट, प्रधानमंत्री शायद यहाँ कुछ बोलने वाले हैं, माइक उन तक पहुंच रहे हैं, प्रधानमंत्री क्या कहते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। ये तमाम माइक उन तक जा रहे हैं। मुझे लगता है कि हमें ब्रेक पर नहीं जाना चाहिए, हमें इंतजार करना चाहिए कि प्रधानमंत्री गंगा के तट पर क्या बोलते हैं। पिछली बार 2014 में जब वो आए थे तब उनका फेमस कोट था कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया है, मैं यहाँ नहीं आया हूँ, माँ गंगा ने मुझे बुलाया है। आज प्रधानमंत्री क्या कहते हैं इस पर सबकी निगाहें होंगी। तो प्रधानमंत्री के पास तक माइक और कैमरे पहुंच चुके हैं। अब प्रधानमंत्री कुछ कहने वाले हैं, इंतजार करते हैं कि प्रधानमंत्री यहां पर क्या कहते हैं, क्या संदेश देकर जाते हैं इस लंबे रोड शो के बाद और दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती के बाद, गंगा पूजन के बाद वो क्या कहते हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री बहुत दिन चुनकर अपने शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और यहां से वो क्या संदेश और संकेत देते हैं ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। प्रधानमंत्री का आज के रोड शो और नामांकन को लेकर कल एक सूत्रों के हवाले से खबर थी कि आज हो सकता है प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। तो मुझे लगता है प्रेस कॉन्फ्रेंस तो अब होगी नहीं, चूंकि बुद्धिजीवी कल ही ये तय हो गया था, कल ही ये तय हो गया था कि जो खबर उड़ाई गई थी प्रधानमंत्री के प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो खबर गलत थी। प्रधानमंत्री इस तरह की न प्रेस कॉन्फ्रेंस भारतीय जनता पार्टी ने न ऑर्गेनाइज की थी, न ही प्रेस कॉन्फ्रेंस इस तरह की शेड्यूल थी और न ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में थी। अब ये खबर कहां
ये खबर कहां से आई, किस तरीके से आई, ये कोई नहीं जानता, लेकिन ये तय है कि प्रधानमंत्री का ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं था कि वो नामांकन के वक्त या नामांकन के पहले या नामांकन के बाद किसी भी तरीके की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ये उनके शेड्यूल में कहीं नहीं थी। आज रात का उनका जो शेड्यूल है वो होटल डी पेरिस में जाएंगे, इंटेलेक्चुअल्स को संबोधित करेंगे, उनसे मिलेंगे, जिन लोगों ने अपने फील्ड में एक्सेप्शनली काम किया है ऐसे लोगों को वहां बुलाया गया है। उसके बाद वहां पर डिनर है। 8 बजे वो भारतीय जनता पार्टी के बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं से सुबह 8 बजे मिलेंगे। उसके बाद वो काल भैरव मंदिर में 10 बजे जाएंगे, 1.5 से 2 घंटे वहां रहेंगे और 11:30 बजे वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे। तब एनडीए के तमाम नेता वहां पर मौजूद होंगे, ऐसी उम्मीद की जा रही है। एनडीए के तमाम नेताओं को कहा गया है, बुलाया गया है, निमंत्रित किया गया है कि वो इस नामांकन दाखिले के वक्त वहां पर मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम मंत्री हैं वो यहां पर मौजूद हैं। आप तस्वीरों में राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को देख सकते हैं। थोड़ी देर पहले हमको रेल मंत्री पीयूष गोयल भी दिखाई दिए थे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी दिखाई दिए थे। और ये तस्वीरें आप इस वक्त गंगा घाट से देख रहे हैं जहां प्रधानमंत्री अब से थोड़ी देर पहले पूजन कर रहे थे। वही तस्वीरें हम आपको एक बार फिर से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इस पूजन का भी अपना एक पॉलिटिकल महत्व है। ये भी सिंबलाइज करता है क्योंकि भारत में राजनीति धर्म के आसपास होती है, ये अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और धर्म अपने आप में लोगों को उनके दिल तक छूता है क्योंकि आस्था का विषय है, लोगों से जुड़ा हुआ है। और प्रधानमंत्री ने आज जितने तरह के संदेश और संकेत देने की कोशिश की, उनका हर स्टेटमेंट अपने आप में कुछ कह रहा था और लोगों तक ये जताने की कोशिश कर रहा था कि देखिए मैं वही व्यक्ति हूं जो 2014 में जिसने यहां से एमपी बनकर संसद तक पहुंचा, प्रधानमंत्री बना और एक बार फिर से आप लोगों के बीच चुनने के लिए आया हूं। मुझे लगता है ये मैसेज सिर्फ बनारस की कॉन्स्टिट्यूएंसी तक सीमित नहीं था, बल्कि पूरे देश में लोगों ने देखा है। और देश में अभी भी 240 से ऊपर सीटों का चुनाव होना है, तो उन लोगों के लिए भी जिनको अभी मतदान करना है उनके लिए भी ये संदेश है। फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद इन्हीं तस्वीरों के साथ वापस लौटेंगे। गंगा पुत्र की अग्नि परीक्षा